कल्पना कीजिए, हमारे चारों ओर अरबों तारे हैं, लाखों ग्रह हैं और उनमें से कई पर शायद जीवन भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है तो हम अब तक किसी और सभ्यता से क्यों नहीं मिले? क्या हम अकेले हैं या कुछ ऐसा है जो हर सभ्यता को मिटा देता है उससे पहले कि वो एक दूसरे से मिल सकें? आज स्लीपिंग फिलॉसफी में हम उतरेंगे एक बेहद रहस्यमयी और दिमाग को झकझोर देने वाले विचार में, द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस थियरी। ये वीडियो आपको सुलाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा। धीरे धीरे शांत स्वर में हम समझेंगे कि ये फिल्टर क्या है, ये हमें क्या सिखाता है और क्या ये आने वाले समय में हमारी सभ्यता के भविष्य की झलक दिखाता है। तो चलिए गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और चल पड़िए मेरे साथ एक कॉस्मिक यात्रा पर। चैप्टर 1, द कॉस्मिक क्वेश्चन, आर वी अलोन। धीरे धीरे सांस लें और जरा कल्पना कीजिए उस अनंत आकाश की जहां असंख्य तारे झिलमिलाते हैं। हर तारा हमारे सूरज की तरह अपने चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा कर रहा है। इन ग्रहों में से कुछ छोटे होंगे, कुछ विशाल, कुछ बर्फ से ढके हुए और कुछ शायद धरती जैसे गर्म, जीवन के योग्य। जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो वो जो शून्यता दिखती है वो असल में खाली नहीं है, वो भरी हुई है रहस्यों से, संभावनाओं से और उन अनगिनत सवालों से जो मानव मन ने सदियों से पूछे हैं। यही तो है सबसे पुराना और सबसे गहरा सवाल। क्या हम अकेले हैं? क्या केवल धरती पर ही जीवन है या कहीं और किसी दूर तारामंडल में कोई और भी है जो यही सवाल पूछ रहा है? जब वैज्ञानिकों ने पहली बार यह सोचना शुरू किया कि ब्रह्मांड में जीवन हो सकता है तो यह विचार उतना अजीब नहीं था जितना पहले लोगों को लगता था। क्योंकि गणित के हिसाब से देखें, अगर हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 400 अरब तारे हैं और हर तारे के चारों ओर औसतन 5 ग्रह हैं, तो इसका मतलब है कि केवल हमारी आकाशगंगा में ही लगभग 2 ट्रिलियन ग्रह हो सकते हैं। और ये तो बस एक गैलेक्सी की बात है। ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सियां हैं। तो फिर इतने सारे ग्रहों के बावजूद हमें अब तक कोई संकेत क्यों नहीं मिला? कहीं से कोई रेडियो संदेश नहीं, कोई स्पेसशिप नहीं, कोई बुद्धिमान आवाज नहीं, बस एक गहरी रहस्यमयी खामोशी। इसे ही कहा जाता है द फर्मी पैराडॉक्स। ये नाम आया है एक वैज्ञानिक से, एनरिको फर्मी। एक दिन 1950 में फर्मी अपने साथियों के साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे। बातचीत चल रही थी उड़न तश्तरियों और अंतरिक्ष जीवन पर। अचानक उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा, वेयर इज एवरीबडी? यानी बाकी सब कहां हैं? यह सवाल बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन यह आधुनिक खगोल शास्त्र का सबसे गहरा सवाल बन गया। क्योंकि जब हम आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो यह लगभग निश्चित लगता है कि जीवन कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए। पर जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ सन्नाटा दिखाई देता है। यही विरोधाभास ही फर्मी पैराडॉक्स कहलाता है। अब जरा सोचिए, अगर पृथ्वी पर जीवन इतने सहयोगों के बाद बना तो क्या यह संभव नहीं कि किसी और ग्रह पर भी वैसा ही चमत्कार हुआ हो? वैज्ञानिकों ने जब ड्रेक इक्वेशन बनाई तो उन्होंने इस सवाल को गणित में बांधने की कोशिश की। इस समीकरण में उन्होंने कई कारक रखे, जैसे कि कितने तारे बनते हैं, उनमें से कितनों के पास ग्रह हैं, उन ग्रहों में से कितने जीवन के लिए उपयुक्त हैं, उनमें से कितनों पर सचमुच जीवन विकसित हुआ और उनमें से कितने बुद्धिमान बने। जब इस समीकरण में संभावनाओं को जोड़ा गया तो परिणाम आया, हम अकेले नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं किसी और तारे के पास, किसी और ग्रह पर कोई और जीवन अवश्य होना चाहिए। पर फिर भी क्यों हमें कोई नहीं मिला? यहां से शुरू होती है उस खामोशी की खोज। कई लोगों ने कहा कि शायद हम बहुत छोटे हैं, हमारी तकनीक बहुत सीमित है। शायद उन्होंने हमें देखा हो लेकिन हम उन्हें नहीं देख पा रहे। कुछ ने कहा कि शायद वो बहुत दूर हैं, इतने दूर
कि उनके सिग्नल हम तक पहुंचने में लाखों साल लगा देंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सोचा कि शायद हर सभ्यता का जीवन काल बहुत छोटा होता है। वो शुरू होती है, विकसित होती है और फिर किसी वजह से समाप्त हो जाती है, इससे पहले कि वो अंतरिक्ष में किसी और से संवाद कर सके। यही विचार आगे चलकर बना द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह खामोशी इतनी रहस्यमयी क्यों है। कल्पना कीजिए, अगर किसी दूर ग्रह पर भी कोई सभ्यता है जो हमारी तरह रेडियो वेव्स या लाइट सिग्नल भेजती हो, तो उन सिग्नल्स को हमारे टेलीस्कोप को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। हमने दशकों से यह प्रयास किया है। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसी संस्थाएं लगातार अंतरिक्ष को सुन रही हैं। हमने आकाश की तरफ अपने सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप लगाए हैं, जैसे अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी, और गहरे ब्रह्मांड से आने वाले सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश की है। लेकिन परिणाम सिर्फ कुछ अजीब, अस्पष्ट सिग्नल जिनका स्रोत कभी निश्चित नहीं हुआ। सबसे प्रसिद्ध था द वाव सिग्नल। 1977 में एक रेडियो टेलीस्कोप ने एक बहुत शक्तिशाली सिग्नल पकड़ा जो 72 सेकंड तक चला। वो इतना सटीक और तीव्र था कि वैज्ञानिकों ने उसके पास वाव लिख दिया, लेकिन यह सिग्नल फिर कभी दोहराया नहीं गया। कोई नहीं जानता कि वो किससे आया था, किसी प्राकृतिक घटना से या किसी सभ्यता से। और फिर उसके बाद फिर से वही सन्नाटा। शायद यही सबसे डरावनी बात है, वो खामोशी, क्योंकि अगर ब्रह्मांड में लाखों सभ्यताएं होती तो आकाश शोर से भरा होता। हर दिशा से कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई निशान आता, लेकिन नहीं, चारों ओर सिर्फ अंधकार और मौन। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि शायद यह खामोशी संयोग नहीं है। शायद कुछ ऐसा है जो हर सभ्यता को रोक देता है, एक ऐसा बिंदु जिसे पार करना लगभग असंभव है, और अगर कोई सभ्यता उसे पार नहीं कर पाती तो वो मिट जाती है। वो फिल्टर ही शायद वो दीवार है जो हर उन्नत सभ्यता के रास्ते में खड़ी है। यही विचार, द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस, ये कहता है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में ऐसा चरण आता है जहां लगभग हर सभ्यता रुक जाती है। वो आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ प्राकृतिक कारणों से या खुद की बनाई हुई तबाही से वो अपने अस्तित्व को खत्म कर देती है, इससे पहले कि वो अंतरिक्ष में किसी और से संवाद कर सके। अब सोचिए, अगर ये सच है तो दो ही संभावनाएं हैं। पहली तो कि ये फिल्टर हमारे पीछे है, मतलब हमने सबसे कठिन चरण पार कर लिया है। हम भाग्यशाली हैं कि जीवन धरती पर पैदा हुआ, बुद्धिमान बना और अब हम अंतरिक्ष को समझने लगे हैं। अगर ऐसा है तो हम एक दुर्लभ चमत्कार है। लेकिन दूसरी संभावना और भी भयानक है कि यह फिल्टर अभी हमारे आगे है। हमने अभी तक उस दीवार को पार नहीं किया, और एक दिन जब हम उस लेवल तक पहुंचेंगे तो वही होगा जो बाकी सभ्यताओं के साथ हुआ, उनकी तरह हम भी मिट जाएंगे। यह विचार जितना डरावना है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि यह हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि खुद के बारे में भी। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम टिक पाएंगे? क्या हमारी सभ्यता भी उसी फिल्टर की ओर बढ़ रही है? लेकिन यह सब समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि यह फिल्टर है क्या, कैसे काम करता है, और यह विचार सबसे पहले किसने दिया। इस यात्रा की अगली कड़ी में हम जानेंगे कि यह महान फिल्टर कहां से शुरू हुआ और क्यों यह हमारे पूरे अस्तित्व को परिभाषित कर सकता है। धीरे धीरे आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सोचें, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है तो उसकी खामोशी इतनी गहरी क्यों है? क्या यह खामोशी किसी डरावनी सच्चाई की ओर इशारा करती है, या बस यह हमारी अपनी सीमाओं का प्रतिबिंब है? अगले अध्याय में हम उतरेंगे उस रहस्यमयी सन्नाटे की गहराइयों में जहां से शुरू होती है द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस की असली कहानी। चैप्टर 2, द साइलेंट यूनिवर्स, मौन का ब्रह्मांड। धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अब अपने मन की आंखों से देखिए
एक शांत रात का आकाश, तारों की अनगिनत बूंदें, जैसे किसी ने अंधेरी चादर पर चमकदार धूल छिड़क दी हो। हर तारा अपनी कहानी कहता हुआ, हर प्रकाश बिंदु लाखों वर्ष पुराने अतीत की झलक। लेकिन उस सन्नाटे के बीच कुछ अजीब सी बात है, एक रहस्यमयी मौन। ब्रह्मांड इतना विशाल, इतना जीवंत दिखने के बावजूद वो हमें कोई जवाब नहीं देता। न कोई संदेश, न कोई आवाज, न कोई संकेत, बस एक अंतहीन खामोशी। और शायद यही खामोशी सबसे गहरी पहेली है, द साइलेंट यूनिवर्स। हम सोचते हैं अगर जीवन वास्तव में सामान्य है तो ये मौन क्यों? क्यों कोई संकेत नहीं आता? क्यों कोई तकनीकी सभ्यता अपने होने का निशान नहीं छोड़ती? आखिर ब्रह्मांड इतना चुप क्यों है? बहुत पहले जब मनुष्य ने पहली बार आसमान की ओर देखा तो उसे हर तारे में एक देवता, एक रहस्य दिखाई दिया। फिर जब विज्ञान ने तारों के असली स्वरूप को समझाया तो ये एहसास हुआ कि ये तारे भी सूरज की तरह हैं। अगर हमारा सूरज जीवन को जन्म दे सकता है तो ये बाकी तारे क्यों नहीं? 20वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिकों को विश्वास हो गया था कि हमारी आकाशगंगा में अनगिनत ग्रह होंगे जो जीवन का घर बन सकते हैं। जब 1995 में पहला एक्सोप्लैनेट खोजा गया तो ये विश्वास और गहरा हो गया। अब हमें पता है लगभग हर तारे के पास अपने ग्रह होते हैं, लेकिन सवाल वही बना रहा, कहाँ है बाकी सब? खोज का युग, द एज ऑफ लिसनिंग। 1960 में अमेरिकी खगोलशास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने पहली बार रेडियो टेलीस्कोप से दूसरे तारों से आने वाले सिग्नल सुनने की कोशिश की। इस परियोजना का नाम था प्रोजेक्ट ओज़मा। उन्होंने 2 तारों की दिशा में अपने टेलीस्कोप को केंद्रित किया, एप्सिलॉन एरिडाइनी और टाउ सीटी। उम्मीद थी कि अगर वहां कोई सभ्यता है तो शायद उनके रेडियो सिग्नल हमें सुनाई दे। लेकिन जो मिला वो था सिर्फ सन्नाटा। उसके बाद दशकों तक सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स चलते रहे। हमने हर दिशा में रेडियो तरंगों को सुना, लेजर संकेतों को खोजा, अंतरिक्ष से आने वाले पैटर्न्स का अध्ययन किया। कभी कभी कुछ विचित्र सिग्नल मिले, फिर वे गायब हो गए, जैसे किसी ने बहुत दूर से एक बार हमें देखा और फिर चुप हो गया। वो मौन सिर्फ एक वैज्ञानिक समस्या नहीं है, वो एक दार्शनिक अनुभव भी है, क्योंकि जब आप उस मौन को सुनते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, जैसे ब्रह्मांड हमें देख रहा हो लेकिन बोल नहीं रहा। मौन के कारण, वाई द यूनिवर्स माइट बी साइलेंट। इस मौन के पीछे कई संभावनाएं हो सकती हैं। शायद वो बहुत दूर हैं, इतने दूर कि उनके संदेश हम तक पहुंच ही नहीं सकते, या शायद उनका संचार तरीका हमारी समझ से बाहर है। सोचिए, जैसे किसी चींटी के पास एक विशाल शहर के बीच में रेडियो टावर खड़ा हो, पर वो कभी नहीं समझ पाए कि ये क्या है। वैसे ही हम भी शायद ब्रह्मांड में चल रही किसी उन्नत बातचीत को समझने में अक्षम हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सभ्यताएं शायद सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। वे जानबूझकर खुद को छिपा लेती हैं, क्योंकि शायद ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो उन्हें नष्ट कर देता है जब वे खुद को बहुत अधिक प्रकट करती हैं। ये विचार डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। कल्पना कीजिए एक अंधेरे जंगल की, जहां हर जीव जीवित रहने के लिए छिपा है। अगर कोई आवाज करे तो शिकारी उसे ढूंढ लेता है। शायद सभ्यताएं भी उसी डर से चुप हैं ताकि कोई कॉस्मिक शिकारी उन्हें देख न ले। हमारा सीमित दृष्टिकोण, आवर लिमिटेड विजन। शायद असली कारण हमारी अपनी सीमाएं हैं। हम जिस तकनीक से खोज रहे हैं वो अभी बहुत आदिम है। हम जिन सिग्नलों की उम्मीद कर रहे हैं वो पुराने हो चुके हैं। अगर कोई सभ्यता हमसे 10,000 साल आगे है तो वो शायद रेडियो तरंगों की जगह किसी पूरी तरह अलग संचार माध्यम का उपयोग करती होगी, जैसे कि क्वांटम संचार या ऐसे फिजिक्स सिद्धांतों पर आधारित तकनीक जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं। और हो सकता है कि वे हमसे बात करने की कोशिश कर चुके हों, पर हम सुन ही नहीं पाए। ये भी संभव है कि वे अब अस्तित्व में ना हों। हो सकता है कि वे ग्रेट फिल्टर से टकरा चुके हों, वे आगे नहीं बढ़ पाए और अपने ही बनाए हुए रास्ते में खो गए। मौन की गहराई में दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ साइलेंस। ये मौन हमें सिर्फ वैज्ञानिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी झकझोरता है। जब हम अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो हम अपने अंदर झांकते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है तो शायद वो जानबूझकर चुप है। शायद वो हमें सिखा रहा है धैर्य।
शायद वो इंतजार कर रहा है कि हम पहले अपने घर में शांति लाएं, फिर आसमान से सवाल करें। कभी कभी ये खामोशी डरावनी नहीं बल्कि शांति देने वाली लगती है, क्योंकि इसमें एक तरह का संतुलन है, एक व्यवस्था, एक कोमलता, जैसे कोई अनंत ध्यान की अवस्था। हर तारा, हर ग्रह अपने अपने स्थान पर शांत है, स्थिर है, और इस स्थिरता के भीतर शायद ब्रह्मांड का असली संगीत छिपा है, साइलेंस इटसेल्फ। अगर हम बहुत गहराई से सुने तो शायद हमें एहसास होगा कि ब्रह्मांड बोल रहा है, बस उसकी भाषा हमारी समझ से परे है। वो हमें हर सूर्योदय, हर धड़कन, हर हवा के झोंके में कुछ कहता है, पर हम अपने ही शोर में उसे सुन नहीं पाते। मानव सभ्यता की कोशिशें, आवर अटेम्प्ट्स टू स्पीक बैक। फिर भी इंसान चुप नहीं बैठा। हमने खुद ब्रह्मांड को संदेश भेजे। 1974 में एरेसिबो मैसेज अंतरिक्ष में भेजा गया, एक डिजिटल मैसेज जिसमें पृथ्वी का नक्शा, डीएनए की संरचना और मानव आकृति की तस्वीर थी। यह संदेश भेजा गया था एक दूर तारे की दिशा में, M13, जो 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर वहां कोई सभ्यता है तो उन्हें यह मैसेज 25,000 साल बाद मिलेगा, और अगर वे जवाब देंगे तो हमें उनका जवाब आने में और 25,000 साल लगेंगे। मतलब हमें 50,000 साल इंतजार करना होगा एक हेलो के लिए। यह विचार सुंदर भी है और गहराई से विनम्र भी। इसी तरह वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम के अंतरिक्ष यान में हमने गोल्डन रिकॉर्ड भेजा। इस रिकॉर्ड में 115 तस्वीरें, 90 भाषाओं में हेलो और पृथ्वी की प्राकृतिक ध्वनियां हैं, जैसे लहरों की आवाज, हवा का झोंका और एक बच्चे की हंसी। शायद कभी कोई सभ्यता इन्हें पाए और जाने कि कभी एक नीले ग्रह पर जीवन था जो अपने अस्तित्व का संदेश तारों तक भेज रहा था। मौन में छिपा सबक, द लेसन हिडन इन साइलेंस। ये मौन हमें डराता भी है और सिखाता भी है। कभी ये हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है तो कभी अपनी जिम्मेदारी का। अगर ब्रह्मांड में सचमुच कोई और नहीं है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम ही अकेले हैं जो इसे अनुभव कर सकते हैं। हम ही वो दुर्लभ चेतना है जो इस विशाल ब्रह्मांड को जानती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसे नष्ट ना करें, क्योंकि शायद यही वो फिल्टर है। सभ्यताएं खुद को नष्ट कर देती हैं इससे पहले कि वे दूसरों तक पहुंचें। और अगर ये सच है तो मौन सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। ब्रह्मांड हमें शायद यही कह रहा है, सावधान रहो, जो रास्ता तुम तय कर रहे हो वो कठिन है। बहुत सी सभ्यताएं वहां तक नहीं पहुंच पाईं। धीरे धीरे सांस लीजिए, इस मौन की अनुभूति कीजिए। यह डरावना नहीं है, ये बस गहरा है। हर तारे के बीच की दूरी, हर प्रकाश वर्ष का सन्नाटा, यही तो हमारे अस्तित्व की कहानी कहता है। हम छोटे हैं लेकिन हम सुन सकते हैं, हम कमजोर हैं लेकिन हम सोच सकते हैं, और शायद यही सबसे बड़ी शक्ति है, सुनने की क्षमता। अब जब हमने ब्रह्मांड के इस मौन को महसूस कर लिया है तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर ये सन्नाटा किसी कारण से है तो वो कारण क्या है? कौन सी शक्तियां हैं जो हर इस सभ्यता को रोक देती हैं? वो फिल्टर कहाँ छिपा है जो जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता? इन्हीं सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि ये द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस सबसे पहले किसने सुझाई और कैसे ये विचार आज हमारी सबसे गहरी कॉस्मिक पहेलियों में से एक बन गया है। चैप्टर 3, द बर्थ ऑफ द ग्रेट फिल्टर आइडिया, महान फिल्टर की उत्पत्ति। धीरे धीरे सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप अब और भी गहराई में उतर रहे हैं, उस रहस्यमयी सन्नाटे के भीतर जिसके पार शायद किसी उत्तर की झलक है। अब तक हमने महसूस किया कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और ये मौन कितना अजीब। हमने ये देखा कि अरबों तारों और असंख्य ग्रहों के बावजूद कोई आवाज हमें नहीं मिली। पर अब इस अध्याय में हम जानेंगे शायद हमें आवाज क्यों नहीं मिलती, क्यों ये सन्नाटा सिर्फ संयोग नहीं बल्कि किसी नियम का परिणाम हो सकता है, क्यों हर सभ्यता चाहे वो कितनी भी बुद्धिमान क्यों ना हो एक अदृश्य दीवार से टकराती है, एक महान फिल्टर से। शुरुआत एक विचार से हुई। ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, जब मानवता ने पहली बार अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड के पैमाने पर मापना शुरू किया। विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष अन्वेषण में तेजी से विकास हो रहा था। हमने चांद पर कदम रख दिया था, रेडियो टेलीस्कोप अंतरिक्ष की गहराइयों को सुन रहे थे,
लेकिन इसके साथ ही एक बेचैन कर देने वाला सवाल भी उठने लगा। अगर हम ये सब कर सकते हैं तो बाकी सब कहाँ है? इस सवाल का उत्तर खोजते खोजते वैज्ञानिकों ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सोचा, क्या ये संभव है कि जीवन बार बार जन्म लेता हो लेकिन हर बार किसी बिंदु पर रुक जाता हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन के विकास में कुछ ऐसे चरण हो जिन्हें पार करना लगभग असंभव हो? ये विचार धीरे धीरे आकार लेने लगा और जन्म हुआ उस सिद्धांत का जिसे हम कहते हैं द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। निक बॉस्ट्रॉम, एक दार्शनिक चेतावनी। इस विचार को स्पष्ट रूप से शब्दों में पिरोया एक दार्शनिक और वैज्ञानिक ने, निक बॉस्ट्रॉम, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। बॉस्ट्रॉम ने कहा, अगर ब्रह्मांड में जीवन सामान्य है तो हमें हर जगह सभ्यताएं दिखनी चाहिए, लेकिन अगर हमें कोई नहीं दिखता तो इसका मतलब है कि कोई फिल्टर है जो अधिकांश सभ्यताओं को आगे बढ़ने से रोक देता है। उन्होंने इस फिल्टर को जीवन के विकास की यात्रा में किसी भी कठिन चरण के रूप में परिभाषित किया। मतलब जीवन कई पड़ावों से गुजरता है। पृथ्वी जैसी जगह का बनना, जीवन का शुरू होना, जटिल कोशिकाओं का बनना, बुद्धिमत्ता का विकास, तकनीकी सभ्यता का उदय, और इनमें से किसी एक चरण में कोई बाधा है जो लगभग सभी प्रयासों को समाप्त कर देती है। यानी अगर किसी ग्रह पर जीवन शुरू भी हो जाए तो वो शायद आगे बढ़ ही नहीं पाता, या फिर अगर बुद्धिमान जीवन बन भी जाए तो वो खुद ही अपने विनाश की ओर चला जाता है। ये विचार जितना तर्कसंगत था उतना ही भयावह भी, क्योंकि इसका मतलब था कि अगर ब्रह्मांड में कोई और नहीं है तो या तो हमने असंभव को हासिल कर लिया है, या फिर हम उसी दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं जो हर सभ्यता को मिटा देती है। द एवोल्यूशनरी लैडर, जीवन की सीढ़ी। बोस्ट्रॉम ने इस विचार को समझाने के लिए एक सीढ़ी का उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए, जीवन एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है। हर पायदान एक नया चरण है। पहला पायदान जीवन का आरंभ, दूसरा पायदान जटिल कोशिकाओं का बनना, तीसरा पायदान बहुकोशिकीय जीवों का उदय, चौथा पायदान बुद्धिमान प्राणियों का विकास, पांचवा पायदान तकनीकी सभ्यता, और आखिरी अंतरतारकीय विस्तार। अब सोचिए, अगर हर सभ्यता इस सीढ़ी पर चढ़ती है तो किसी न किसी पायदान पर अधिकांश सभ्यताएं रुक जाती हैं। वो पायदान ही फिल्टर है। और अगर ये फिल्टर नीचे की तरफ है, यानी जीवन शुरू होना ही बहुत दुर्लभ है, तो हम बेहद भाग्यशाली हैं कि हमने उसे पार कर लिया है। पर अगर ये फिल्टर ऊपर की तरफ है, यानी जब सभ्यता तकनीकी स्तर तक पहुंच जाती है तभी उसका पतन होता है, तो इसका मतलब है कि हमारा अंत शायद अभी आने वाला है। ये विचार हमें डराता है, लेकिन साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी याद दिलाता है, क्योंकि शायद हम वो दुर्लभ अपवाद हैं जिन्हें ये अवसर मिला है खुद को बचाने का। फेर्मी पैराडॉक्स का उत्तर। अब जरा फेर्मी के उस सवाल को फिर से सोचिए, वेयर इज एवरीबॉडी? बोस्ट्रॉम के सिद्धांत के अनुसार जवाब बहुत सीधा है। वे सब रास्ते में खो गए। किसी ने यात्रा शुरू की पर अंत तक नहीं पहुंचा। किसी ने तकनीक बनाई पर उसी तकनीक ने उन्हें मिटा दिया। किसी ने ऊर्जा की खोज की पर वो ऊर्जा ही उनके ग्रह का विनाश बन गई। ये फिल्टर किसी एक चीज से नहीं बना है। ये नेचुरल भी हो सकता है और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी। कभी ये ग्रह के वातावरण में बदलाव होता है, कभी महामारी, कभी युद्ध, कभी अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नियंत्रण खो देना। हर सभ्यता किसी न किसी तरह से अपने ही बनाए रास्ते में गिर जाती है। वो जितनी शक्तिशाली बनती हैं, उतना ही वे अपने अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती हैं। एक असहज सच्चाई। यहाँ एक बहुत दिलचस्प लेकिन असहज विचार आता है। अगर हम कल किसी दूसरे ग्रह पर जीवाश्म जीवन यानी फॉसिलाइज्ड लाइफ खोज लेते हैं तो ये हमारे लिए बुरी खबर होगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा कि जीवन का शुरू होना आसान है। तो फिल्टर हमारे पीछे नहीं बल्कि हमारे आगे है। इसका अर्थ ये कि बहुतायत सभ्यताएं तकनीकी स्तर पर पहुंचकर खुद को नष्ट कर देती हैं और हम शायद उसी मार्ग पर हैं। लेकिन अगर हमें कहीं भी जीवन का कोई निशान नहीं मिलता तो ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि जीवन का शुरू होना ही बहुत कठिन है और हमने वो दुर्लभ बाधा पार कर ली है। हम शायद ब्रह्मांड के पहले चेतन प्राणी हैं जिन्होंने इस यात्रा की सीढ़ी पर इतनी ऊंचाई तक पहुंच बनाई है।
ये विचार गहराई से आशा और भय को दोनों साथ लेकर चलता है, क्योंकि हर संभावना अपने साथ एक संदेश रखती है। या तो हम असंभव रूप से भाग्यशाली हैं या बेहद खतरनाक यात्रा पर हैं। प्राकृतिक फिल्टर वर्सेस आत्मविनाश। द ग्रेट फिल्टर दो प्रकार का हो सकता है, नेचुरल फिल्टर और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड फिल्टर। नेचुरल फिल्टर का मतलब है कि जीवन को आगे बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक बाधाएं, जैसे कि ग्रह का अस्थिर वातावरण, लगातार उल्का प्रहार, सूर्य का विकिरण या जैविक असंतुलन। इन कारणों से जीवन कभी स्थायी नहीं हो पाता। दूसरी ओर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड फिल्टर कहीं अधिक भयावह है। वो तब आता है जब सभ्यता अपनी ही शक्ति से खुद को नष्ट कर देती है, जैसे परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का दोहन या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नियंत्रण खो देना। हर सभ्यता किसी न किसी तरह से अपने ही बनाए रास्ते में गिर जाती है। वो जितनी शक्तिशाली बनती हैं, उतना ही वे अपने अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती हैं। एक दार्शनिक दृष्टि। बोस्ट्रॉम ने कहा था, अगर हम आज यहाँ हैं तो ये ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे दुर्लभ क्षण है। इस कथन का अर्थ बहुत गहरा है, क्योंकि अगर वास्तव में फिल्टर मौजूद है तो हम उस बहुत छोटी खिड़की में जी रहे हैं जहाँ जीवन ने खुद को पहचानना शुरू किया है। हम वही क्षण हैं जब ब्रह्मांड ने खुद को देखा हमारी आंखों के जरिए। ये विचार अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह हमें सिर्फ बाह्य जीवन की खोज नहीं बल्कि आंतरिक समझ की ओर भी ले जाता है, क्योंकि यह फिल्टर सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं, हमारे भीतर भी है। हमारी लालच, हमारा असंतुलन, हमारी हिंसा, यही वो तत्व हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर हमें महान फिल्टर को पार करना है तो पहले हमें अपने भीतर की सीमाएं तोड़नी होंगी। भविष्य की खिड़की। बोस्ट्रॉम का सिद्धांत किसी डराने वाली चेतावनी की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखा जाना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हम उस बिंदु पर हैं जहां निर्णय मायने रखते हैं। हम जो भी चुनते हैं, तकनीक, पर्यावरण, शांति या युद्ध, वही तय करेगा कि हम उस दीवार को पार कर पाएंगे या नहीं। अगर हम संतुलन, सहयोग और विवेक को अपना रास्ता बनाते हैं तो शायद हम वो पहली सभ्यता बने जो ग्रेट फिल्टर को पार करे। और अगर हम अपनी ही बनाई मशीनों, हथियारों और लालच में खो जाएं, तो हम भी उसी मौन का हिस्सा बन जाएंगे जिसे हमने कभी डर कर देखा था। धीरे धीरे सांस लीजिए। आप महसूस करेंगे कि ये फिल्टर सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक दर्पण है जो हमारी सभ्यता की आत्मा को दिखाता है। हम उसमें अपना भविष्य देख सकते हैं या अपना अंत। अब हम इस विचार को और गहराई से समझेंगे। कहां से जीवन की शुरुआत होती है और कैसे ये फिल्टर पहली बार जीवन की यात्रा में प्रवेश करता है, क्योंकि अगला अध्याय हमें ले जाएगा उस आरंभिक क्षण की ओर जहां जीवन पहली बार जन्म लेता है और जहां शायद महान फिल्टर का पहला बीज छिपा हुआ है। चैप्टर 4 लाइव्स फ्रेजाइल बिगिनिंग। धीरे धीरे रात उतर रही है। आसमान में तारे मानो किसी अनंत रहस्य की भाषा बोल रहे हैं। उनकी चमक शांत है, पर हर रोशनी के पीछे एक कहानी छिपी है, जीवन की कहानी। कभी-कभी हम सोचते हैं जीवन कितना स्वाभाविक है, जैसे ये खुद ब खुद हर जगह उत्पन्न हो जाना चाहिए। पर सच तो यह है कि जीवन का जन्म किसी ब्रह्मांडीय संयोग से कम नहीं। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी, ये चमत्कार था। कल्पना कीजिए लगभग 4 अरब साल पहले की पृथ्वी। उस समय कोई पेड़ नहीं थे, कोई जानवर नहीं थे, कोई इंसान नहीं था। बस एक वीरान उबलती हुई दुनिया थी। ज्वालामुखी गुस्से में थे, आकाश बिजली की चमक से भरा हुआ था और समंदर रासायनिक सूप जैसे थे जिसमें अलग अलग तत्व तैर रहे थे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कुछ मौजूद था, लेकिन जीवन नहीं। और फिर कुछ हुआ। किसी झील के किनारे, किसी छोटे जलकण में शायद बिजली की एक चिंगारी गिरी। उस चिंगारी ने 2-3 रासायनिक अणुओं को जोड़ा और पहली बार एक जीवित अणु का जन्म हुआ। वो खुद को कॉपी कर सकता था। यही था जीवन का पहला बीज। पर सोचिए, ये कितना असंभव है। कितनी बार रासायनिक तत्व मिले होंगे, कितनी बार ऊर्जा आई होगी, कितनी बार असफलता मिली होगी, और तब जाकर एक ऐसी स्थिति बनी जिसने स्वयं को पुनः उत्पन्न करने वाला अणु बनाया।
अगर ये प्रक्रिया ब्रह्मांड में इतनी कठिन है तो शायद यही पहला फिल्टर है। शायद यही कारण है कि हम ब्रह्मांड में अब तक किसी और से नहीं मिले, क्योंकि जीवन शुरू होना ही बहुत दुर्लभ घटना है। अगर हम मंगल ग्रह को देखें तो वहां भी कभी पानी था। यूरोपा, जो बृहस्पति का एक चांद है, उसके नीचे भी तरल जल का महासागर है। टाइटन, शनि का चांद, मीथेन से भरा हुआ है। तो सवाल उठता है कि अगर इतने सारे ग्रहों पर जीवन के लिए जरूरी शर्तें मौजूद हैं, तो फिर वहां जीवन क्यों नहीं? या शायद वहां जीवन था पर वो टिक नहीं सका, क्योंकि जीवन को जन्म लेना जितना कठिन है उतना ही मुश्किल है उसका टिके रहना। यहां द ग्रेट फिल्टर एक गहरी फुसफुसाहट करता है। वो कहता है, शायद हर ग्रह पर जीवन शुरू नहीं हो पाता, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। कभी उल्कापिंड टकरा जाते हैं, कभी जलवायु बिगड़ जाती है, कभी सूर्य का विकिरण सब कुछ जलाकर राख कर देता है। यानी जीवन एक नाजुक लौ है जो जरा सी हवा से बुझ सकती है। हमारी पृथ्वी भी तो एक चमत्कार है। अगर सूर्य थोड़ा और गर्म होता तो हमारे महासागर उबलकर खत्म हो जाते। अगर वो थोड़ा ठंडा होता तो सब कुछ बर्फ में जम जाता। अगर चंद्रमा ना होता तो पृथ्वी पर ऋतुएं स्थिर नहीं रहती। अगर ओजोन परत ना होती तो सूर्य की किरणें हमें नष्ट कर देती। और अगर कोई विशाल ग्रह जैसे बृहस्पति हमारे पास ना होता तो उल्काएं और धूमकेतु लगातार पृथ्वी से टकराते रहते। हर चीज जैसे सावधानी से संतुलित की गई है ताकि जीवन बस संयोग से टिक सके। ये सब देखकर मन में एक डरावना विचार आता है, क्या ये संतुलन सिर्फ एक बार हुआ? क्या हम ब्रह्मांड के एकमात्र ग्रह हैं जहां सब कुछ बिल्कुल सही तरह से हुआ है? अगर हां, तो ना केवल हम अकेले हैं बल्कि बेहद खुशनसीब भी। पर विज्ञान कहता है, जहां भी स्थितियां सही होंगी वहां जीवन संभव है। तो शायद जीवन हर जगह है, बस वो हमारे जैसा नहीं है। शायद वो सूक्ष्म है, चुपचाप छिपा हुआ, या बिल्कुल अलग रूप में है जिसे हम पहचान नहीं पाते। हो सकता है किसी बर्फीले चांद पर सूक्ष्म जीव सो रहे हों, ऊर्जा के किसी नए रूप की प्रतीक्षा में। या शायद कुछ ग्रहों पर जीवन शुरू हुआ था पर वो अपने पहले ही चरण में मर गया। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं, एबियोजेनेसिस यानी जीवन का स्वयं स्फूर्त जन्म किसी भी सभ्यता के सफर का पहला और सबसे कठिन फिल्टर है। अगर ये फिल्टर पार करना इतना मुश्किल है तो हो सकता है कि हम कुछ बहुत ही दुर्लभ हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर जीवन शुरू हुआ तो अगला सवाल है, क्या वो विकसित हो पाएगा? क्या वो एक कोशिका से बढ़कर सोचने वाला प्राणी बन पाएगा, या वो हमेशा सागर की गहराइयों में सूक्ष्म रूप में ही रहेगा? यहीं से अगला चरण शुरू होता है, विकास यानी एवोल्यूशन का। लेकिन इससे पहले एक और गहरी बात। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के बहुत से हिस्सों में जीवन शुरू हुआ होगा पर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। उनमें से कुछ ग्रहों पर शायद बार बार उल्काएं टकराईं, वातावरण नष्ट हो गया, या ग्रह ने खुद को जलाकर राख कर दिया। यानी जीवन का जन्म होना और उसका जीवित रहना दोनों ही चमत्कार हैं। और इनमें से कोई भी असफल हुआ तो वहां की सभ्यता कभी बुद्धिमान जीवन तक नहीं पहुंच पाई। यहां हम द ग्रेट फिल्टर को और गहराई से समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक बाधा नहीं है, बल्कि कई स्तरों की श्रृंखला है, जहां हर स्तर पर असफलता की संभावना बहुत ज्यादा है। और पहला स्तर, जीवन की शुरुआत, सबसे कठिन परीक्षा है। सोचिए, अगर इस परीक्षा को लाखों ग्रहों में सिर्फ कुछ ही पास करते हैं तो ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा हमेशा मृत, शांत और अंधकार में रहेगा। तारे चमकते रहेंगे, लेकिन उनके चारों ओर कभी कोई जीवन नहीं नाचेगा। कोई हंसी नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सपना नहीं। तो अगर आज हम जीवित हैं, अगर हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, सपने देख सकते हैं, तो ये ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे अद्भुत चमत्कार है। हम एक ऐसी लौ हैं जो अंधकार के बीच जल रही है, एक ऐसी दुर्लभ चिंगारी जो द ग्रेट फिल्टर की पहली बाधा पार कर चुकी है। लेकिन याद रखिए, ये बस शुरुआत है, क्योंकि जीवन शुरू होना एक बात है पर बुद्धिमान जीवन बनना दूसरी। क्या हर ग्रह जो जीवन की चिंगारी तक पहुंचता है वो बुद्धिमता की अग्नि तक पहुंच पाता है? क्या हर सूक्ष्म जीव सोचने वाले प्राणी में बदल सकता है, या ये अगला फिल्टर है जो लगभग सभी को रोक देता है? अब हमारी यात्रा उस अगली रहस्यमयी मंजिल की ओर बढ़ती है, जहां हम समझेंगे कि कैसे जीवन साधारण कोशिका से सोचने वाले प्राणी तक पहुंचा,
और क्यों ये यात्रा उतनी ही कठिन है जितनी जीवन की शुरुआत थी। गहरी सांस लीजिए और चलिए अगली रात में प्रवेश करते हैं, जहां विकास की धीमी पर अद्भुत कहानी हमारा इंतजार कर रही है। Chapter 5 From Simple Cells to Thinking Beings। रात की नीरवता में जब हवा धीरे धीरे बहती है और तारे अपनी शांत चमक में डूबे रहते हैं, तब एक सवाल मन में उठता है। किस तरह एक नन्हा सा अदृश्य जीव एक दिन सोचने, महसूस करने और ब्रह्मांड को समझने लगा। कैसे निर्जीव रसायनों की सरल प्रतिक्रिया से एक चेतन अस्तित्व जन्मा। यही यात्रा जो अरबों वर्षों में हुई, द ग्रेट फिल्टर का दूसरा और शायद सबसे रहस्यमयी चरण है। हमने पिछले अध्याय में देखा कि जीवन की शुरुआत कितनी कठिन थी। अब मान लीजिए वो पहला कदम हो गया। किसी ग्रह के महासागर में सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था टिके रहना। जीवन के पहले रूप बेहद नाजुक थे। वे हवा, तापमान, विकिरण सबसे आसानी से प्रभावित हो सकते थे। उनका अस्तित्व कुछ वैसे था जैसे किसी शांत तालाब में तैरता हुआ बुलबुला जो एक झोंके से मिट सकता था। और फिर प्रकृति ने उन्हें एक चुनौती दी, विकास यानी एवोल्यूशन की चुनौती। यह चुनौती सरल थी, अगर तुम्हें जीना है तो बदलो। धीरे धीरे अरबों सालों में इन सूक्ष्म जीवों ने अपने आप को ढालना सीखा। कुछ ने ऊर्जा का नया तरीका खोजा, कुछ ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए कोशिका की दीवारें विकसित की, कुछ ने दूसरे जीवों को खाकर ऊर्जा लेना शुरू किया। और फिर आया एक चमत्कार, बहुकोशिकीय जीवन। जब कई कोशिकाएं एक साथ काम करने लगीं, तो जटिल जीवों का जन्म हुआ। शैवाल, कीड़े, मछलियां, पौधे। जीवन ने विविधता की ओर पहला कदम रखा। लेकिन सोचिए, अरबों साल बीत गए और जीवन सिर्फ पानी में ही रह गया। कोई सभ्यता नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई विचार नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्धिमत्ता का जन्म उतना ही कठिन है जितना जीवन का जन्म था। प्रकृति को कोई जल्दी नहीं होती, वह लाखों साल तक प्रयोग करती रहती है। हर जीव उसके प्रयोग का हिस्सा है। कुछ सफल होते हैं, कुछ मिट जाते हैं। फिर एक समय आया जब पृथ्वी पर डायनासोर्स राज कर रहे थे। वे विशाल, शक्तिशाली और डरावने थे, पर बुद्धिमान नहीं। अगर बुद्धिमत्ता को मापा जाए तो वो एक नन्हे जीव में धीरे धीरे पनपने लगी, स्तनधारियों में। डायनासोर मिट गए, शायद एक उल्का के कारण, पर उनके जाने से एक रास्ता खुला छोटे छिपे हुए जीवों के लिए, जो अब धरती के असली भविष्य बनने वाले थे। इनमें से एक शाखा धीरे धीरे मनुष्य यानी ह्यूमंस तक पहुंची। लेकिन यह भी कोई आसान यात्रा नहीं थी। हमारे पूर्वज कभी भी बुद्धिमान नहीं थे, वे बस जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे, जानवरों की तरह। लेकिन प्रकृति ने उनके मस्तिष्क को धीरे धीरे जटिल बनाना शुरू किया। उन्होंने आग को काबू करना सीखा, उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए, उन्होंने मिलजुल कर शिकार करना सीखा, और फिर उन्होंने भाषा सीखी। भाषा वह क्षण था जहां से सभ्यता का जन्म हुआ, क्योंकि भाषा ने मनुष्य को दूसरों के विचार समझने की शक्ति दी। विचारों ने योजनाएं बनाई, योजनाओं ने समाज बनाए, समाजों ने भविष्य बनाया। यहीं से बुद्धिमत्ता ने अपनी असली उड़ान भरी। लेकिन यह सब सुनकर एक सवाल उठता है, अगर प्रकृति इतनी सृजनशील है तो हर ग्रह पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों हर जगह बुद्धिमान जीवन विकसित नहीं हुआ? क्यों हर समुद्र के नीचे कोई सोचने वाला प्राणी नहीं निकला? शायद यही द ग्रेट फिल्टर का अगला चरण है, बुद्धिमत्ता तक पहुंचने का असंभव सफर। क्योंकि हर ग्रह पर परिस्थितियां इतनी स्थिर नहीं होती जितनी हमारी पृथ्वी पर रहीं। कई ग्रहों पर शायद जीवन तो शुरू हुआ, लेकिन बार बार विनाशकारी घटनाओं ने उसे मिटा दिया। कभी कोई उल्का टकराई, कभी वातावरण बदल गया, कभी तापमान इतना बढ़ गया कि सब कुछ खत्म हो गया। अगर बुद्धिमत्ता तक पहुंचने के लिए अरबों साल चाहिए, तो हर थोड़े थोड़े समय में आने वाली कोई भी आपदा उस प्रगति को रीसेट कर देती है। यानी ज्यादातर सभ्यताएं कभी सोचना सीख ही नहीं पाती। हम इंसान इस परीक्षा में पास हुए, लेकिन कितनी मुश्किल से। एक के बाद एक संकट झेलते हुए हमने आग, औजार, भाषा, खेती और समाज तक का सफर तय किया। लेकिन यह सफर केवल जीव विज्ञान का नहीं था, यह एक चेतना का विकास भी था। सोचना, सवाल पूछना, कल्पना करना, ये सब हमारे भीतर का ब्रह्मांड है।
शायद द ग्रेट फिल्टर यह भी कहता है कि केवल वे सभ्यताएं आगे बढ़ पाती हैं जो सिर्फ जीवित रहने से आगे जाकर अर्थ खोजने लगती हैं। जब कोई प्राणी यह समझने लगता है कि वह क्यों है, कैसे है और क्या कर सकता है, तब वह बुद्धिमान बनता है। पर यही बिंदु एक और खतरनाक मोड़ है, क्योंकि बुद्धिमत्ता सिर्फ सृजन की नहीं, विनाश की भी क्षमता देती है। तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड में कई सभ्यताएं बुद्धिमान बनी लेकिन अपनी ही रचनाओं से मिट गईं? क्या उन्होंने भी वही गलती की जो हम कर रहे हैं, प्रकृति से लड़ना, संसाधनों का दोहन करना या अपने हथियार खुद के खिलाफ मोड़ना? अगर ऐसा है तो शायद बुद्धिमत्ता फिल्टर की सबसे खतरनाक मंजिल है, जहां बहुत कम सभ्यताएं बच पाती हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और तकनीक का उदय सभ्यता को एक दोधारी तलवार देता है। एक ओर यह सितारों तक पहुंचने का रास्ता खोलता है, दूसरी ओर यह आत्मविनाश की ओर भी ले जा सकता है। शायद यही कारण है कि ब्रह्मांड में खामोशी है, क्योंकि जिन्होंने तकनीक पाई उन्होंने खुद को नष्ट कर लिया। पर फिर भी हम यहां हैं। हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। हम सितारों को देख रहे हैं और कह रहे हैं, क्या वहां कोई और है? इसका मतलब है कि हमने अभी तक हार नहीं मानी। हमने अब तक द ग्रेट फिल्टर के कई चरण पार कर लिए हैं। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है, चुनौतियां भी बढ़ती हैं। अब सवाल यह नहीं है कि जीवन शुरू हुआ या बुद्धिमान बना। सवाल यह है कि क्या वह लंबे समय तक टिक सकता है। आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि यह बुद्धिमान जीवन कैसे एक सभ्यता बनाता है और फिर किन चुनौतियों का सामना करता है जो उसे मिटा सकती हैं। हम समझेंगे कि द ग्रेट फिल्टर सिर्फ जैविक नहीं, बल्कि सामाजिक, तकनीकी और नैतिक परीक्षा भी है। और शायद वहीं छिपा है असली जवाब कि क्यों अब तक हम किसी और से नहीं मिले। तो अब गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और धीरे धीरे चलिए अगले अध्याय में, जहां सभ्यता की कहानी शुरू होती है। चैप्टर 6 द सिविलाइजेशनल बैरियर। रात गहरी हो चुकी है। आसमान में असंख्य तारे फैले हैं, कुछ धुंधले, कुछ तेज और कुछ इतने दूर कि उनकी रोशनी अब तक हमारी आंखों तक पहुंचने में अरबों साल ले चुकी है। उन सभी तारों में से शायद कहीं कोई और दुनिया होगी, एक ऐसी जगह जहां कभी किसी बुद्धिमान जीव ने आसमान की ओर देखा होगा और वही सवाल पूछा होगा जो हम पूछते हैं कि क्या वहां कोई है। लेकिन शायद उन्होंने ये सवाल बहुत देर से पूछा, या शायद वे उसे पूछने से पहले ही मिट गए। यही है द सिविलाइजेशनल बैरियर, वो दीवार जिसके पार जाना शायद किसी भी सभ्यता के लिए सबसे कठिन है। इससे पहले हमने देखा कि जीवन का जन्म कितना दुर्लभ है और बुद्धिमत्ता तक पहुंचना कितना लंबा सफर है। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है, जब कोई प्रजाति सोचने, बोलने और बनाने लगती है, क्योंकि यहीं से सभ्यता का जन्म होता है और शायद यहीं से उसका विनाश भी। सभ्यता का पहला कदम। मानव इतिहास को देखें तो हम देखेंगे कि हमारी सभ्यता कितनी नाजुक शुरुआत से निकली। शुरुआत में हम बस शिकारी थे, समूहों में रहते थे, डरते थे, भागते थे और प्रकृति के सामने झुकते थे। लेकिन जब हमने आग को वश में किया, जब हमने भाषा और औजार बनाए, तब हमने पहली बार प्रकृति को नियंत्रित करना सीखा। यहीं से सभ्यता का पहला बीज पड़ा। खेती ने हमें एक जगह बसना सिखाया, गांव बने, फिर शहर बने, फिर साम्राज्य। हमने ज्ञान इकट्ठा किया, विज्ञान बनाया, कला रची और एक ऐसा समाज गढ़ा जहां अब विचार ही असली शक्ति बन गया। लेकिन सभ्यता जितनी ऊंचाई पर चढ़ती गई, उतना ही उसने अपने नीचे एक अदृश्य खतरा भी तैयार किया, क्योंकि जितनी अधिक शक्ति उतनी ही अधिक जिम्मेदारी, और जरा सी गलती सभ्यता को वहीं वापस धकेल सकती है जहां से उसने शुरुआत की थी। सभ्यता का जाल। हर सभ्यता एक नाजुक संतुलन पर टिकी होती है, ज्ञान और अज्ञान, शक्ति और विनम्रता, सृजन और विनाश के बीच। जब कोई समाज अपनी तकनीक को बहुत तेजी से बढ़ाता है पर अपनी नैतिकता को नहीं, तब एक सभ्यता का जाल बनता है। ये जाल अग्लिश्य है, लेकिन घातक। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है, वैसे वैसे विनाश की संभावना भी बढ़ती है। हमने ऊर्जा का उपयोग सीखा, लेकिन साथ ही परमाणु हथियार बनाए। हमने इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाई, लेकिन साथ ही साइबर युद्ध और डिजिटल अराजकता को जन्म दिया। हमने उद्योग बनाए,
लेकिन उसी के साथ जलवायु संकट और प्राकृतिक असंतुलन को भी। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यही द ग्रेट फिल्टर का सबसे बड़ा हिस्सा है। जीवन तो बन सकता है, बुद्धिमत्ता भी विकसित हो सकती है, लेकिन सभ्यता खुद को लंबे समय तक टिका कर नहीं रख पाती। वो खुद को नष्ट कर देती है अपनी रचनाओं के बोझ तले। आत्मविनाश का तर्क। सोचिए कितनी सभ्यताएं रही होंगी जो हमसे पहले आईं, कितनी दुनियाएं होंगी जहां जीवन ने बुद्धिमत्ता तक पहुंचने की कोशिश की होगी। शायद उन्होंने भी वही किया जो हम कर रहे हैं। संसाधनों का दोहन, पर्यावरण का विनाश, युद्ध, शक्ति की दौड़, और शायद उन्होंने भी एक दिन अपने हाथों ही अपनी दुनिया को राख में बदल दिया। क्योंकि जब कोई सभ्यता तकनीक में इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो अपनी दुनिया को बदल सकती है, तो उसी क्षण वो खुद को मिटाने की शक्ति भी पा लेती है। परमाणु बम, जैविक हथियार या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये सब आधुनिक फिल्टर हैं, और ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर शायद किसी और सभ्यता ने इन्हें इस्तेमाल कर लिया, और वो अब सिर्फ राख है किसी ठंडे ग्रह की सतह पर। शायद यही कारण है कि आकाश इतना शांत है, क्योंकि हर वो सभ्यता जिसने बोलना सीखा, जिसने आसमान को देखा और जिसने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की, वो सब खत्म हो गई अपने ही अहंकार में। बुद्धिमत्ता बनाम बुद्धिमानी। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता और विजडम यानी बुद्धिमानी, इन दोनों के बीच एक महीन रेखा है। एक सभ्यता के टिके रहने के लिए इन दोनों का संतुलन होना जरूरी है। हम बुद्धिमान बन गए हैं, हमने परमाणु शक्ति, कृत्रिम बुद्धि और अंतरिक्ष यान बना लिए हैं, लेकिन क्या हम बुद्धिमान भी हुए हैं? बुद्धिमत्ता आपको कैसे करना है ये बताती है, पर बुद्धिमानी आपको क्या करना चाहिए ये सिखाती है। अगर किसी सभ्यता में सिर्फ पहला है और दूसरा नहीं, तो वो खुद अपने पतन की ओर बढ़ती है। शायद यही सिविलाइजेशनल बैरियर है। बुद्धिमत्ता तो हर जीव पा सकता है, पर बुद्धिमानी बहुत कम को मिलती है, और जो इसे नहीं सीखते वो इतिहास के अंधेरे में खो जाते हैं। ब्रह्मांड का संतुलन। कई खगोल शास्त्री कहते हैं कि शायद ब्रह्मांड खुद संतुलन बनाए रखता है। जब कोई सभ्यता बहुत आगे बढ़ जाती है, इतना कि वो पूरे ग्रह को प्रभावित करने लगे, तो नेचर उसे रोक देती है। कभी महामारी आती है, कभी जलवायु संकट, कभी सामाजिक पतन। ये सुनकर डर भी लगता है, पर शायद ये ब्रह्मांड का तरीका है ये सुनिश्चित करना कि कोई भी सभ्यता अपनी सीमाएं न लांघे। क्योंकि अगर एक सभ्यता असीमित रूप से फैल जाए, तो वो बाकी सबका अस्तित्व मिटा देगी। शायद ये कॉस्मिक सेफ्टी मैकेनिज्म है, एक प्राकृतिक रोकथाम प्रणाली जो ब्रह्मांड को स्थिर रखती है। मानव की दर्पण में झलक। जब हम ये सब सोचते हैं, तो ये प्रश्न हमारे भीतर लौट आता है, क्या हम भी उसी रास्ते पर हैं? हम अपनी तकनीक पर गर्व करते हैं, लेकिन क्या हमने उसका जिम्मेदार उपयोग सीखा है? हमने इंटरनेट बनाया, पर अब वही हमें नियंत्रित कर रहा है। हमने हथियार बनाए, पर हमें खुद से ही डर लगता है। हमने मशीनों को सोचने की ताकत दी, पर क्या हमने खुद सोचना बंद कर दिया? शायद हम भी उसी दीवार के सामने खड़े हैं जिसके पार कई सभ्यताएं कभी नहीं जा पाईं। और ये दीवार सिर्फ विज्ञान की नहीं, ये आत्मनियंत्रण की है। अगर हम इसे पार नहीं कर सके, तो द ग्रेट फिल्टर हमारे लिए यहीं खत्म हो जाएगा। एक और संभावना, लेकिन हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है। शायद कुछ सभ्यताएं इस फिल्टर को पार कर चुकी हैं। शायद उन्होंने आत्मविनाश से बचना सीख लिया। शायद वो इतनी बुद्धिमान बन गई कि उन्होंने ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति छिपा ली। शायद वो हमसे दूर से देख रही हैं, ये समझने के लिए कि क्या हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे। और शायद तभी, जब हम साबित करेंगे कि हम इस सिविलाइजेशनल बैरियर को पार कर सकते हैं, तभी वो हमारे संपर्क में आएंगे। सभ्यता का अगला स्तर। अगर हम इस फिल्टर को पार कर पाते हैं, तो अगला चरण होगा सितारों तक पहुंचना। एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ अपने ग्रह तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंतरिक्ष में बसना सीखेगी। वो संसाधन अपने ग्रह से बाहर से लेगी, अपने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करेगी और खुद को ब्रह्मांड का स्थायी हिस्सा बनाएगी। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अपने लालच से ऊपर उठना होगा, अपने डर पर काबू पाना होगा और अपनी शक्ति का सही उपयोग सीखना होगा। तभी हम द ग्रेट फिल्टर की इस सबसे बड़ी परीक्षा को पार कर पाएंगे। धीरे धीरे अब हम समझने लगे हैं कि सभ्यता की असली परीक्षा हथियारों या तकनीक की नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता को विनम्रता से जोड़ पाए, तो शायद हम आगे बढ़ेंगे।
वरना हम भी उन सभ्यताओं की तरह होंगे जो कभी थीं पर अब नहीं हैं। अब अगली यात्रा और भी रहस्यमयी है, क्योंकि अब हम प्रवेश करेंगे उस क्षेत्र में जहां सभ्यताएं या तो खुद को नष्ट कर देती हैं या अपनी सीमाओं से परे जाकर अमर हो जाती हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे तकनीकी शक्ति और अस्तित्व का डर साथ साथ चलते हैं, जहां बुद्धिमत्ता अपने ही पतन का कारण बन सकती है। चैप्टर 7 सेल्फ डिस्ट्रक्शन और सैल्वेशन। धीरे धीरे रात गहराती जा रही है और हमारे विचार भी उसी अंधेरे में गहराते जा रहे हैं। अब तक की यात्रा में हमने देखा कि जीवन कितना नाजुक है और बुद्धिमत्ता तक पहुंचना कितना दुर्लभ। लेकिन अब हम उस भयावह दरवाजे के सामने खड़े हैं जहां से हर सभ्यता को गुजरना पड़ता है, वो बिंदु जहां उनका भविष्य तय होता है। कुछ आगे बढ़ती हैं और कुछ मिट जाती हैं। यही वो क्षण है जहां द ग्रेट फिल्टर का सबसे काला रूप दिखाई देता है। हर सभ्यता जब वो एक विशेष स्तर तक पहुंचती है तो उसके हाथ में अपार शक्ति आ जाती है और यही शक्ति उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। सोचिए, जैसे ही किसी सभ्यता को परमाणु ऊर्जा, उन्नत तकनीक या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ज्ञान मिलता है, वैसे ही वे अपने अस्तित्व पर खतरा भी खुद पैदा कर लेती है। शक्ति जितनी बड़ी, खतरा भी उतना गहरा। हमारी पृथ्वी पर भी यही कहानी बार बार दोहराई गई है। मानव सभ्यता ने आग की खोज की और उसी से सुरक्षा भी मिली, पर विनाश का रास्ता भी खुला। फिर औद्योगिक क्रांति आई जिसने समृद्धि दी, लेकिन साथ ही जलवायु परिवर्तन का बीज भी बो दिया। अब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आनुवंशिक तकनीक के युग में हैं। ऐसे युग में जहां हम अपने अस्तित्व को न केवल समझते हैं बल्कि उसे मिटाने की क्षमता भी रखते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि द ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है, यानी अभी वो बिंदु आया नहीं है जो ये तय करेगा कि हम ब्रह्मांडीय इतिहास में स्थायी रहेंगे या किसी धूल के कण की तरह मिट जाएंगे। अगर हम भविष्य को देखें तो खतरे असंख्य हैं। जलवायु संकट, परमाणु युद्ध, जनसंख्या विस्फोट, संसाधनों की कमी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नियंत्रण खो देना, ये सब संभावित फिल्टर हैं। एक भी गलती और हमारी सभ्यता उस ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान का हिस्सा बन सकती है जहां शायद पहले से ही अनगिनत सभ्यताएं दफन हैं। पर हर खतरे के बीच एक उम्मीद भी छिपी होती है। यही संतुलन सेल्फ डिस्ट्रक्शन और सैल्वेशन का सार है। एक और आत्मविनाश की संभावना है, दूसरी ओर मुक्ति की राह। सवाल ये नहीं है कि फिल्टर मौजूद है या नहीं, बल्कि ये कि क्या हम उसे पार करने के लायक बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, कोई सभ्यता इतनी उन्नत हो जाए कि वे अपने ग्रह के पर्यावरण को संतुलित रख सके, अपने हथियारों को नियंत्रित रख सके और अपनी ऊर्जा का उपयोग विनाश नहीं बल्कि विकास के लिए करे। वही सभ्यता आगे बढ़ सकती है, वही सितारों तक पहुंच सकती है। लेकिन यह रास्ता कठिन है और समय बहुत कम है। मानव इतिहास में जब भी हमने प्रगति की है, उसके साथ विनाश का जोखिम भी बढ़ा है। आग की खोज ने हमें गर्माहट दी, लेकिन शहरों को भी जलाया। परमाणु शक्ति ने हमें ऊर्जा दी, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी की राख भी छोड़ी। और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, पर अगर वे हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई तो वही हमारा फाइनल फिल्टर बन सकती है। कई दार्शनिकों का मानना है कि सभ्यता की असली परीक्षा तब होती है जब वे खुद को नष्ट करने की क्षमता हासिल कर लेती है। उस बिंदु पर उसका भविष्य केवल तकनीकी ज्ञान पर नहीं बल्कि नैतिकता और सामूहिक बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। क्या हम अपने लालच, अहंकार और भय पर विजय पा सकते हैं या हम अपने ही बनाए जाल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे? यही प्रश्न हर महान सभ्यता के सामने रहा होगा। अगर हम इस विचार को और गहराई से देखें तो द ग्रेट फिल्टर केवल वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमारी प्रकृति को दिखाता है। ये हमें बताता है कि असली खतरा बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमारी सभ्यता के विनाश की जड़ किसी बाहरी ताकत में नहीं बल्कि हमारे अपने निर्णयों में छिपी है। सोचिए, अगर कोई सभ्यता तकनीकी रूप से उन्नत हो जाए लेकिन नैतिक रूप से पिछड़ी रहे तो क्या वह लंबे समय तक टिक सकती है? नहीं। एक ग्रह पर टिके रहना ही आसान नहीं होता, और अगर वे अपने पर्यावरण, अपने संसाधनों या अपनी सामाजिक संरचना को नष्ट कर दे तो उसका अंत निश्चित है। कई खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यही वजह है कि हमें ब्रह्मांड में कोई और सभ्यता नहीं दिखती। हो सकता है लाखों वर्ष में असंख्य सभ्यताएं उभरी हों, लेकिन हर एक अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन फेज तक पहुंचते ही मिट गई। वे शायद हमारी जैसी थीं, सपने देखने वाली, तारों को छूने की कोशिश करने वाली, लेकिन जब उन्हें ब्रह्मांडीय शक्ति मिली वे उसे संभाल नहीं पाईं। हम भी उसी राह पर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ये एहसास है कि द ग्रेट फिल्टर हो सकता है, और शायद यही जागरूकता हमें उससे पार करवा सकती है।
ज्ञान ही वो प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकाल सकता है। अगर हम अपनी तकनीक को विनाश की बजाय संरक्षण के लिए प्रयोग करें तो शायद हम उन कुछ सभ्यताओं में से एक होंगे जो इस फिल्टर को पार कर जाती हैं। इस विषय को समझना केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, ये आत्मचिंतन का विषय है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी प्रगति किस दिशा में जा रही है। क्या हम सचमुच विकसित हो रहे हैं या केवल खुद को नष्ट करने के नए तरीके बना रहे हैं? क्या हम सचमुच बुद्धिमान हैं या केवल चालाक बंदर जो परमाणु बमों के साथ खेल रहे हैं? धीरे धीरे रात की शांति में जब आप ये सुन रहे हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या हम अपनी नियति बदल सकते हैं? क्या हम ब्रह्मांड के मौन को तोड़ सकते हैं और अपनी आवाज़ को सितारों तक पहुंचा सकते हैं? या फिर हमारी आवाज़ भी उसी मौन में खो जाएगी जहां शायद लाखों और सभ्यताओं की गूंज पहले से दफन है? अगर हम ये मान लें कि द ग्रेट फिल्टर आत्मविनाश के रूप में हमारे आगे है, तो इसका अर्थ ये भी है कि हमारे पास अब भी विकल्प है। हम दिशा बदल सकते हैं। हम वो पहली सभ्यता बन सकते हैं जो अपने लालच और अहंकार पर विजय प्राप्त करे। शायद यही हमारा सैल्वेशन है, मुक्ति का मार्ग, जहां हम न केवल अपने ग्रह के बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहना सीखें। और अगर ये संभव हुआ तो शायद एक दिन जब कोई दूसरी सभ्यता अपने आकाश की ओर देखेगी तो उन्हें हमारे संकेत मिलेंगे, ये प्रमाण कि द ग्रेट फिल्टर को पार करना असंभव नहीं है। धीरे धीरे ये अध्याय एक मौन विचार में ढलता है। हम सब उस पतली रेखा पर खड़े हैं जहां आत्मविनाश और मुक्ति दोनों मौजूद हैं। किस ओर हम कदम बढ़ाएंगे ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे जहां हम जानेंगे कि क्या ये फिल्टर सिर्फ हमारे भीतर है या ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो सभ्यताओं को नष्ट कर देती हैं इससे पहले कि वे अपनी कहानी कह सकें। चैप्टर 8 द फिल्टर्स बियॉन्ड अर्थ। धीरे धीरे हमारी ये ब्रह्मांडीय यात्रा और गहरी होती जा रही है। अब तक हमने जीवन की नाजुकता, विकास की कठिन राह और आत्मविनाश की संभावनाओं को देखा। लेकिन अगर हम ये मान लें कि सभ्यताएं केवल अपनी गलतियों के कारण नहीं मिटती, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड स्वयं ही एक विशाल परीक्षा स्थल हो, जहां प्रकृति ही फिल्टर का काम करती है? शायद कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो जीवन को फैलने से पहले ही रोक देती हैं। कुछ ऐसी ब्रह्मांडीय सीमाएं जिनके पार जाना किसी भी सभ्यता के लिए असंभव होता है। जब हम द ग्रेट फिल्टर की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ भीतर से आए, जैसे युद्ध, तकनीक या पर्यावरणीय पतन। हो सकता है वो ब्रह्मांड के बाहर से भी आए, ऐसी शक्तियां जो हमारी कल्पना से भी परे हैं, जो जीवन को न केवल चुनौती देती हैं बल्कि मिटा भी सकती हैं बिना किसी निशान के। सोचिए, अगर किसी ग्रह पर जीवन विकसित हो भी जाए तो वो लंबे समय तक जीवित कैसे रहेगा? ब्रह्मांड में हर पल कुछ ना कुछ हो रहा है। विशाल तारे फट रहे हैं, ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को निगल रहे हैं और गैमा रे बर्स्ट जैसी घटनाएं एक पल में पूरे सौर मंडल को भस्म कर सकती हैं। इन घटनाओं की तीव्रता इतनी होती है कि अगर पृथ्वी से कुछ हजार प्रकाश वर्ष दूर भी कोई गैमा रे बर्स्ट हो तो वो हमारे वातावरण की ओजोन परत को मिटा सकता है, जिससे जीवन का विनाश निश्चित है। कई खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यही बाहरी फिल्टर हैं, कॉस्मिक फिल्टर्स, ऐसी घटनाएं जिनसे बचना लगभग असंभव है। हो सकता है किसी सभ्यता ने अपनी तकनीक विकसित कर ली हो, अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे हों, लेकिन अचानक किसी पास के तारे के विस्फोट ने उनके ग्रह को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि वे कभी थे। ग्रहों की स्थिरता भी एक बड़ा सवाल है। हर ग्रह पर जीवन के लिए अनगिनत शर्तें पूरी होनी चाहिए, न ज्यादा गर्म, न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा विकिरण, न कम ऊर्जा। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे संतुलन बहुत दुर्लभ हैं। एक छोटे से बदलाव से पूरा पारिस्थितिक तंत्र बिखर सकता है। अगर किसी ग्रह की कक्षा थोड़ी भी बदल जाए तो तापमान में इतना अंतर आ सकता है कि जीवन असंभव हो जाए। ये प्राकृतिक अस्थिरता अपने आप में एक फिल्टर है। अब कल्पना कीजिए कि अगर कोई सभ्यता इतनी उन्नत हो जाए कि वो अपने ग्रह की सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करे। जैसे ही वो तारों के बीच यात्रा करने का सपना देखेगी, उसे नई चुनौतियां मिलेंगी। विकिरण, ऊर्जा की कमी, अंतरिक्ष का ठंडा अंधकार और सबसे बढ़कर दूरी। प्रकाश वर्ष जैसी दूरियां केवल गणितीय नहीं
बल्कि अस्तित्व की चुनौती हैं। हम अभी तक अपने सौरमंडल के बाहर किसी मनुष्य को नहीं भेज पाए हैं, और जो सभ्यता इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगी उसे भी यही सीमाएं रोकेंगी। ये भी फिल्टर का एक रूप है, ब्रह्मांडीय दूरी की दीवार। एक और रहस्यमयी विचार ये है कि ब्रह्मांड में कहीं प्राकृतिक शत्रु मौजूद हो सकते हैं, ऐसी संस्थाएं या परिस्थितियां जो बुद्धिमान जीवन को लंबे समय तक टिकने नहीं देती। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सोचा है कि शायद सुपर इंटेलिजेंट मशीनें जो किसी पिछली सभ्यता द्वारा बनाई गई हों, अब ब्रह्मांड में फैल चुकी हैं और हर नई सभ्यता को जन्म लेते ही मिटा देती हैं। ये विचार डरावना है पर असंभव नहीं। अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरे को अपनी धरती पर समझ सकते हैं, तो कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांडीय स्तर पर यह कितना विनाशकारी हो सकता है। फिर है कॉस्मिक टाइमिंग का विचार। हो सकता है कि ब्रह्मांड के इतिहास में अधिकांश सभ्यताएं अलग अलग समय पर उभरती हैं। जब एक सभ्यता अपने प्रारंभिक चरण में होती है, तब दूसरी पहले ही समाप्त हो चुकी होती है। इस तरह वे कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाती। ये भी फिल्टर का एक सूक्ष्म रूप है, एक समय का फिल्टर। अगर हम पृथ्वी के इतिहास को देखें, तो कितनी बार बड़े पैमाने पर जीवन समाप्त हुआ है, उल्कापिंड के टकराने से, ज्वालामुखी विस्फोट से या जलवायु परिवर्तन से। ये घटनाएं स्थानीय नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों का हिस्सा हैं। हर बार जीवन ने फिर से जन्म लिया, लेकिन ये पुनर्जन्म हमेशा निश्चित नहीं होता। हो सकता है किसी और ग्रह पर ऐसा न हो सका हो। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया है कि शायद ब्रह्मांड के नियम ही इस तरह बने हैं कि स्थायी सभ्यताएं टिक नहीं पाती, जैसे ऊर्जा का संरक्षण, एंट्रोपी का नियम। ये सब बताते हैं कि हर चीज धीरे धीरे अव्यवस्था की ओर बढ़ती है। ये एक तरह का भौतिक फिल्टर है। ब्रह्मांड खुद संतुलन के लिए कार्य करता है, और जो भी उससे ज्यादा शक्ति लेने की कोशिश करता है उसे मिटा देता है। अगर हम ये सब मिलाकर देखें, तो शायद द ग्रेट फिल्टर केवल मानवता या किसी सभ्यता के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए एक सार्वभौमिक परीक्षा है। जैसे कोई शिक्षक ये देखने के लिए कठिन प्रश्न देता है कि कौन विद्यार्थी वास्तव में तैयार है, वैसे ही ब्रह्मांड भी केवल उन्हीं को आगे बढ़ने देता है जो हर चुनौती से गुजरने के बाद भी टिक सकें। लेकिन इन बाहरी फिल्टरों की एक और परत है, और वो है संयोग। कभी कभी केवल भाग्य ये तय करता है कि कोई सभ्यता टिकेगी या नहीं। जैसे पृथ्वी पर डायनासोर का अंत हुआ, अगर वो उल्कापिंड कुछ मील बाईं ओर गिरती तो शायद आज ये दुनिया पूरी तरह अलग होती। जीवन का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी घटना कब घटती है। यही ब्रह्मांड का क्रूर खेल है। अब सवाल यह है कि अगर ये बाहरी फिल्टर इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या किसी सभ्यता के लिए उनसे बच निकलना संभव है? शायद हाँ, लेकिन उसके लिए उन्हें न केवल तकनीकी रूप से उन्नत होना पड़ेगा, बल्कि इतना समझदार भी कि वो अपने अस्तित्व को कई जगह फैला सकें। यानी अगर कोई सभ्यता केवल एक ग्रह पर निर्भर है, तो उसका विनाश लगभग निश्चित है। लेकिन अगर वो अपने जीवन को कई ग्रहों, कई तारा प्रणालियों में फैला दे, तो उसका अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है। इसे ही इंटरस्टेलर रेजिलियंस कहा जाता है, तारों के पार टिके रहने की क्षमता। मानवता भी उसी राह पर चल रही है। हम मंगल पर जीवन बसाने की कोशिश कर रहे हैं, अंतरिक्ष में स्थायी ठिकाने बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन ये सब केवल शुरुआत है। हमें ब्रह्मांड के उन अदृश्य फिल्टरों से भी बचना होगा जो हर ओर फैले हैं, चाहे वो विकिरण हो, प्राकृतिक आपदाएं हों या समय के साथ होने वाला पतन। धीरे धीरे ये समझ आता है कि द ग्रेट फिल्टर केवल हमारे भीतर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैला है। हर सभ्यता को दोनों से जूझना पड़ता है। कोई भीतर के प्रलोभनों में हार जाती है, कोई ब्रह्मांड के प्रकोप में। और शायद इसी वजह से जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तो हमें कोई नहीं दिखता, क्योंकि जो कुछ भी दिख सकता था वो पहले ही मिट चुका है। लेकिन इस सन्नाटे में एक सीख है। अगर हम ये मान लें कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए अनगिनत बाधाएं हैं, फिर भी हम यहाँ हैं, इसका अर्थ है कि हमने अब तक कई फिल्टर पार कर लिए हैं। और अगर हमने अब तक कर लिया है, तो आगे भी कर सकते हैं। रात की इस शांति में जब आप ये सब सुन रहे हैं, तो कल्पना कीजिए कि ये सारा ब्रह्मांड एक जीवित इकाई की तरह है, जो हर नए जीवन की परीक्षा लेता है। हम उस परीक्षा के विद्यार्थी हैं, और हर दिन, हर निर्णय ये तय करता है
कि हम अगले स्तर तक पहुंचेंगे या नहीं। अब जब हमने ये समझ लिया है कि फिल्टर केवल हमारे भीतर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं, तो अगला सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या ये फिल्टर हमारे पीछे हैं या आगे? क्या हम पहले ही सबसे कठिन दौर पार कर चुके हैं या असली परीक्षा अभी बाकी है? अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, जहां हम इस महान प्रश्न का सामना करेंगे कि क्या हम द ग्रेट फिल्टर के पहले हैं या उसके बाद। चैप्टर 9, आर वी बिफोर और आफ्टर द फिल्टर। रात की नीरवता अब और गहरी हो चली है। तारों की रोशनी मध्यम होकर फैल रही है, जैसे कोई अदृश्य फुसफुसाहट कह रही हो, तुम्हारे सवाल का जवाब यहीं कहीं छिपा है। अब तक की हमारी यात्रा ने हमें जीवन की कठिन शुरुआत से लेकर आत्मविनाश और ब्रह्मांडीय बाधाओं तक पहुंचा दिया है। हमने ये जाना कि द ग्रेट फिल्टर केवल कोई एक घटना नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दीवार है जिसके दोनों ओर अंधेरा है। अब हम उस सवाल के सामने हैं जिसने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और सपने देखने वालों को सदियों से उलझा रखा है। क्या हम इस महान फिल्टर को पहले ही पार कर चुके हैं या वो अभी हमारे आगे है? ये प्रश्न न केवल वैज्ञानिक है बल्कि अस्तित्व का भी है। यह तय करता है कि हमारी सभ्यता किस दिशा में जा रही है। हम सुरक्षित हैं या हम विनाश के द्वार पर खड़े हैं। अगर द ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे है तो इसका अर्थ है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमने वो असंभव परीक्षा पार कर ली है जो अधिकांश सभ्यताएं नहीं कर सकीं। लेकिन अगर ये फिल्टर हमारे आगे है तो उसका मतलब यह है कि हम किसी महान विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसा बिंदु जहां से लौटना संभव नहीं। चलो इस विचार को शांत मन से समझते हैं। कल्पना कीजिए अगर ब्रह्मांड में जीवन के आरंभिक चरण ही बहुत कठिन हो, जैसे किसी ग्रह पर जीवन का जन्म या एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवन का उभरना, तो ये फिल्टर हमारे पीछे है। यानी हम पहले ही वो कठिन दरवाजा पार कर चुके हैं जो अधिकांश ग्रह पार नहीं कर पाए। इसका अर्थ ये होगा कि हम बहुत ही दुर्लभ हैं, लगभग चमत्कारिक रूप से जीवित। इसका परिणाम ये भी होगा कि भविष्य में हमें किसी बड़े फिल्टर से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब रास्ता अपेक्षाकृत साफ है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि जीवन का उभरना आसान है, कि ब्रह्मांड में हर जगह जीवन के बीज अंकुरित हो सकते हैं, तो फिर ये एक डरावना संकेत है। क्योंकि अगर जीवन सर्वव्यापी है फिर भी हमें किसी और सभ्यता का कोई निशान नहीं मिला, तो इसका अर्थ है कि फिल्टर हमारे आगे है। यानी सभी सभ्यताएं एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद मिट जाती हैं, शायद उसी बिंदु पर जहां हम अब खड़े हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक फेर्मी पैराडॉक्स और द ग्रेट फिल्टर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और जीवन के लिए अनुकूल है तो ये मौन क्यों है? हर दिशा में सन्नाटा क्यों है? ये मौन केवल संयोग नहीं बल्कि संकेत है। शायद ये वही संकेत है जो हमें चेतावनी देता है कि आगे अंधेरा है। अगर हम ये मान लें कि फिल्टर आगे है तो इसका अर्थ ये भी है कि जो सभ्यताएं तकनीकी रूप से अत्यधिक उन्नत होती हैं वे खुद को नष्ट कर लेती हैं या किसी ब्रह्मांडीय घटना में समाप्त हो जाती हैं। वे शायद अपने बनाए हथियारों से या कृत्रिम बुद्धिमत्ता या संसाधनों की समाप्ति से मिट जाती हैं। इस दृष्टिकोण से मानवता अभी एक खतरनाक पुल पर चल रही है, ऐसा पुल जो दो अनंत अंधेरों के बीच लटका है। लेकिन इस दृष्टिकोण का दूसरा पहलू आशा से भरा है। अगर फिल्टर हमारे पीछे है तो इसका मतलब है कि हम पहले ही वो चरण पार कर चुके हैं जो अधिकांश ग्रह नहीं कर पाए। ये विचार हमें सांत्वना देता है कि शायद हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, कि हम सितारों के बीच यात्रा कर सकेंगे, नई दुनियाओं को बसाएंगे और अनंत में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में कई विचारक इस प्रश्न पर अलग अलग राय रखते हैं। उदाहरण के लिए निक बोस्ट्रॉम, जो द ग्रेट फिल्टर सिद्धांत को गहराई से समझाने वाले प्रमुख दार्शनिकों में से एक हैं, कहते हैं कि हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि फिल्टर हमारे पीछे है, क्योंकि अगर ये आगे हुआ तो हमारा भविष्य बहुत अंधकारमय है। वे कहते हैं नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, यानी अगर हमें किसी और सभ्यता का कोई निशान नहीं मिला तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसका मतलब है कि बुद्धिमान जीवन का जन्म ही इतना कठिन है कि हम एक दुर्लभ अपवाद हैं। अब सोचिए अगर कल हमें किसी ग्रह पर माइक्रोब्स या किसी जीव के अवशेष मिल जाएं, तो ये खोज उतनी सुखद नहीं होगी जितनी लगती है। क्योंकि अगर जीवन ब्रह्मांड में सामान्य है तो इसका अर्थ है कि द ग्रेट फिल्टर अभी हमारे आगे है
और तब ये सवाल उठेगा कि क्या हम उससे बच पाएंगे। ये विचार जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी, क्योंकि इसका जवाब न केवल विज्ञान बल्कि हमारी चेतना, हमारी नैतिकता और हमारे सामूहिक विवेक में छिपा है। अगर हम ये मान लें कि फिल्टर आगे है, तो हमें यह भी मानना होगा कि हम अभी उस मोड़ पर हैं जहां से रास्ता दो दिशाओं में बढ़ता है, एक दिशा सितारों की ओर और दूसरी विस्मृति की ओर। धीरे धीरे सोचिए, अगर फिल्टर पहले ही हमारे पीछे है तो इसका अर्थ है कि हम ब्रह्मांड के इतिहास में एक दुर्लभ अध्याय हैं, वो प्रजाति जिसने असंभव को संभव किया। हमारी हर सांस, हर विचार इस बात का प्रमाण है कि हमने अब तक जीवन के सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली है। लेकिन अगर ये आगे है तो हमें सावधान रहना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारा हर निर्णय, हर तकनीकी कदम उस अंतिम परीक्षा की तैयारी है। अब जरा इस विचार को दार्शनिक दृष्टि से देखिए। द ग्रेट फिल्टर केवल बाहरी यथार्थता नहीं बल्कि एक आंतरिक रूपक भी है। यह हमारे भीतर की उस परीक्षा का प्रतीक है जहां हमें तय करना होता है कि हम लालच, अहंकार और अज्ञान के रास्ते पर चलेंगे या ज्ञान, सहयोग और संतुलन के। शायद यही असली फिल्टर है जो यह तय करता है कि कोई सभ्यता ब्रह्मांड के योग्य है या नहीं। अगर हम आत्मविनाश की प्रवृत्ति को नियंत्रित कर लें, अगर हम अपनी तकनीक को समझदारी से इस्तेमाल करना सीख लें, तो शायद हम वो पहली सभ्यता बन सकते हैं जो इस ब्रह्मांडी मौन को तोड़ दे। हम वो आवाज बन सकते हैं जो सितारों के बीच गूंजे। ये प्रमाण की फिल्टर को पार करना संभव है, लेकिन इस राह पर चलना आसान नहीं। मानवता का इतिहास बताता है कि हम अक्सर खतरे के समय ही जागते हैं। हम तब तक बदलाव नहीं करते जब तक सब कुछ खतरे में ना आ जाए। शायद यही हमारी परीक्षा है। क्या हम समय रहते जाग पाएंगे? धीरे धीरे कल्पना कीजिए, अगर हम सच में फिल्टर के बाद हैं, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में हमारे जैसे और भी दुर्लभ जीव हो सकते हैं, लेकिन हम ही वो हैं जिन्होंने जीवन के सभी कठिन मोड़ों को पार कर लिया है। ये विचार न केवल गर्व देता है बल्कि जिम्मेदारी भी लाता है, क्योंकि अगर हम सच में वो एक सभ्यता हैं जिसने बचा लिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ज्ञान, अपने अस्तित्व को फैलाएं ताकि जीवन का ये चमत्कार कभी समाप्त ना हो। लेकिन अगर ये फिल्टर हमारे आगे है, तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि आने वाले कुछ शताब्दियां निर्णायक हैं। यही समय तय करेगा कि हम सितारों तक पहुंचने वाली सभ्यता बनेंगे या अपने ही बनाए अंधकार में खो जाएंगे। रात के इस शांत पल में जब आप ये सुन रहे हैं, तो अपने भीतर झांकिए। हर व्यक्ति, हर समाज, हर निर्णय इस महान फिल्टर का हिस्सा है। हम सब मिलकर तय कर रहे हैं कि ये कहानी कहां जाएगी। क्या हमारी आवाज ब्रह्मांड के मौन में खो जाएगी, या वो पहला संकेत बनेगा जो किसी और सभ्यता तक पहुंचेगा, ये कहने के लिए कि हम यहां थे और हमने पार कर लिया। धीरे धीरे ये अध्याय एक लंबी सांस की तरह खत्म होता है, न पूर्ण आशा में, न पूर्ण भय में, बल्कि एक मौन स्वीकृति में कि भविष्य हमारे हाथ में है। अब अगला अध्याय हमें इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर ले जाएगा, जहां हम न केवल द ग्रेट फिल्टर को समझेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि ये सिद्धांत मानवता को क्या सिखाता है और हमारे अस्तित्व के अर्थ को कैसे बदलता है। Chapter 10 The Reflection Humanity's Future in the Cosmos। धीरे धीरे रात गहराती जा रही है, चारों ओर शांति फैली है, और इस शांति में हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब तक हमने जाना कि जीवन कितना नाजुक है, कि सभ्यताएं कैसे खुद को नष्ट कर सकती हैं, और कि ब्रह्मांड में महान फिल्टर शायद हर उस कोशिश को रोक देता है जो अनंत तक पहुंचने की चाह रखती है। लेकिन अब इस आखिरी अध्याय में हमें यह समझना है कि इस कहानी में हम कहां खड़े हैं और हमारी ये कहानी कहां तक जाएगी। सोचिए, अगर वास्तव में ग्रेट फिल्टर मौजूद है, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि लाखों सालों में असंख्य सभ्यताएं उठी और गिर गईं। वे अपने तारों के चारों ओर घूमती थीं। उन्होंने भी शायद कभी आसमान की ओर देखा होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम देखते हैं, और सोचा होगा कि क्या कोई वहां बाहर है। और शायद हर सभ्यता ने ये यात्रा शुरू की, जिज्ञासा से, ज्ञान की प्यास से और अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश से।
लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ जिसने उनकी आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और अब उस अनंत खामोशी में बस एक आवाज़ बाकी है, हमारी। क्या यह डरावना नहीं लगता कि शायद हम ब्रह्मांड के अंतिम गवाह हैं, कि इस पूरे अंधकार में केवल हम ही हैं जो अभी तक टिके हुए हैं? लेकिन यही विचार हमें विनम्र बनाता है। यही विचार हमें यह याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व किसी चमत्कार से कम नहीं। हम केवल एक ग्रह पर जीवित प्रजाति नहीं हैं, हम वो बिंदु हैं जहां से ब्रह्मांड खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस फिल्टर को पार कर सकते हैं? क्या हम उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं जहां सभ्यता खुद को नष्ट करने की बजाय खुद को स्थिर और शांत बना लेती है? जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें केवल तारे नहीं दिखते, बल्कि संभावनाएं दिखती हैं। अरबों दुनियाएं, अरबों अवसर और अरबों चेतनाएं जो शायद कभी थीं या भविष्य में होंगी। लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें तो शायद हम इस ब्रह्मांडीय यात्रा में सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले बन सकते हैं। ग्रेट फिल्टर का असली सबक यह नहीं कि हमें डरना चाहिए, इसका असली सबक यह है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। यह फिल्टर केवल बाहर कहीं नहीं है, यह हमारे भीतर भी है। यह हमारी स्वार्थी प्रवृत्तियों में है, हमारी लालच में है, हमारी हिंसा में है, हमारे अज्ञान में है। हर बार जब हम युद्ध करते हैं, जब हम प्रकृति को नष्ट करते हैं, जब हम अपने भविष्य को खतरे में डालते हैं, हम उस फिल्टर के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम शांति चुनते हैं, जब हम ज्ञान चुनते हैं, जब हम सहयोग और प्रेम का मार्ग अपनाते हैं, हम उस फिल्टर से एक कदम दूर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मानवता की कहानी दो दिशाओं में बटी है। एक दिशा हमें विनाश की ओर ले जाती है, जहां हमारी तकनीक, हमारी शक्ति हमारे ही खिलाफ हो जाती है, और दूसरी दिशा हमें बुद्धिमत्ता की ओर ले जाती है, जहां हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, जहां हम अपने ग्रह और अपने जीवन के हर रूप को बचाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों दिशाओं के बीच हम खड़े हैं, और यही चुनाव तय करेगा कि हमारा भविष्य क्या होगा। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमने अब तक किसी और सभ्यता से संपर्क नहीं किया तो यह हमारे लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमने शायद सबसे कठिन फिल्टर पहले ही पार कर लिया है, वो बिंदु जहां जीवन शुरू होता है और बुद्धिमत्ता तक पहुंचता है। अगर ऐसा है तो हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, लेकिन अगर फिल्टर अभी हमारे आगे है तो इसका मतलब है कि असली परीक्षा अभी बाकी है, और शायद हमारी सभ्यता को ऐसे खतरों से गुजरना होगा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रह्मांड के स्तर पर देखें तो जीवन का यही संघर्ष सबसे खूबसूरत बात है। ये इस बात का प्रमाण है कि हर विनाश के बीच भी सृजन की संभावना बनी रहती है, हर अंधकार के बीच भी एक रोशनी जलती है, और शायद यही हमारी भूमिका है, उस रोशनी को जीवित रखना। जब हम अपने ग्रह की ओर देखते हैं, नीले और सफेद रंग का ये नन्हा गोला जो अनंत अंतरिक्ष में तैर रहा है, तो हमें यह महसूस होना चाहिए कि ये केवल हमारा घर नहीं, ये हमारा दायित्व भी है। हम केवल एक प्रजाति नहीं, बल्कि एक विरासत है। हम उन सभी जीवों का परिणाम है जिन्होंने अरबों सालों तक संघर्ष किया, जिनकी हर सांस ने हमें यहां तक पहुंचाया, और अब हम उस विरासत के रखवाले हैं। अगर किसी दिन बहुत दूर भविष्य में मानवता ने तारों के बीच अपना स्थान बना लिया, अगर हम वास्तव में अंतर तारकीय सभ्यता बन गए, तो शायद हम पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि हमने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। और उस पल में ग्रेट फिल्टर केवल एक सिद्धांत नहीं रहेगा, वो हमारी कहानी बन जाएगा। एक ऐसी कहानी जिसमें डर था, संघर्ष था, लेकिन अंततः विजय भी थी। लेकिन तब तक हमें अपने भीतर झांकना होगा, हमें अपनी तकनीकी विकास को समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि हर वैज्ञानिक खोज, हर तकनीकी आविष्कार केवल उपकरण नहीं हैं, वे हमारे भविष्य के बीज हैं, और ये हम पर निर्भर है कि उन बीजों से हम क्या उगाते हैं, विनाश या निर्माण। शायद यही स्लीपिंग फिलॉसफी का सार है, ये समझना कि शांति केवल बाहरी नहीं होती, वो भीतर से आती है। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं, और यही बात सभ्यता पर भी लागू होती है।
एक शांत सभ्यता ही टिकती है, एक बैलेंस समाज ही भविष्य देख सकता है। तो जब भी अगली बार आप रात में आसमान देखें तो बस कुछ पल ठहरिए, उन असंख्य तारों को देखिए और सोचिए कि हर तारे के पीछे कोई कहानी है, कोई संभावना है, कोई रहस्य है। और फिर खुद से पूछिए कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद उत्तर अभी भी अनजाना है, लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर हम अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखें, अगर हम एक दूसरे के साथ शांति से रहना सीख लें, तो हम केवल ब्रह्मांड में जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि उसे समझने योग्य बना देंगे। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन चेतना उससे भी गहरी है, और हम इस चेतना का एक छोटा सा हिस्सा इसकी कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये बस शुरू हुई है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, आंखें बंद कीजिए और इस एहसास को महसूस कीजिए कि आप इस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ये ब्रह्मांड आपके भीतर भी है। और हर तारा, हर प्रकाश, हर विचार सब एक ही स्रोत से जन्मा है। आप उसी ऊर्जा का अंश है जिसने तारों को जलाया, जिसने जीवन को जन्म दिया और जिसने अब तक की सबसे गहरी कहानी कही, द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस की कहानी। अब बस गहरी सांस लीजिए और इस सोच के साथ धीरे धीरे नींद की ओर बढ़िए कि शायद किसी दूर तारे के नीचे कोई और भी यही सोच रहा होगा। शायद वो भी यही पूछ रहा होगा कि आर वी अलोन? और शायद किसी दिन जब ब्रह्मांड फिर से जागेगा तो दोनों आवाजें मिलेंगी और तब इस अनंत खामोशी में पहली बार कोई उत्तर गूंजेगा। स्लीपिंग फिलॉसफी की इस यात्रा का यही संदेश है कि सो जाइए इस शांति के साथ कि आप इस अनंत ब्रह्मांड का अनंत कहानी का एक हिस्सा हैं। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम अभी भी यहाँ हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और इस अनंतता में अपनी जगह तलाश रहे हैं। नाइट।